स्वागत है सभी बच्चों का एक बार फिर से इस क्लास में। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहना ये चाहता हूँ कि बच्चों की डिमांड बहुत है। डिमांड का मतलब है कि लाइव आना है और डिजिटल बोर्ड लाना है। क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से मैं प्रयास कर रहा था कि मैं सब कुछ बता दूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करें। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ उस स्कूल में थोड़ा सा टाइम की मारा मारी रहती है, काफ़ी मतलब प्रॉब्लम रहती है, समय थोड़ा कम मिल पाता है। तो इस वजह से कुछ काम तो इस वजह से नहीं हो पाते हैं। दूसरा, जिस मकान में मैं रहता हूँ वो मेरा नहीं है, मतलब मैं किराए पे रहता हूँ। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि वहाँ पे वो चीज़ मैनेज हो सकती है कि नहीं हो सकती है। मतलब कल का कुछ मान लीजिए शायद बात बिगड़े किसी तरह से, क्योंकि किराएदार का कोई भरोसा तो होता नहीं। जनरली मैं कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात फिल भी नहीं है, लेकिन सिचुएशन अगर कुछ ऐसी आती है तो मुझे चूँकि वो सब सिस्टम उठाकर फिर कहीं देखो तो ऐसे चूँकि सामान बहुत सारा हो जाता है। खैर इसकी कोई बात नहीं है। वैसे मैंने बोर्ड के लिए प्रयास शुरू कर दिया है, लेकिन अभी डिजिटल बोर्ड नहीं, अभी तो बोर्ड बड़ा लाने की कोशिश में पूरी कर रहा हूँ। और डिजिटल बोर्ड के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए और भी कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। कुछ मतलब बहुत कुछ क्या प्रयास करना पड़ता है। खैर, और इसके बाद लाइव के लिए मैं कह ही चुका हूँ कि उसमें अभी वक्त लगेगा, तो धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। दूसरी एक बात ये है कि देखिए, पढ़ने वालों के लिए चौराहा भी एक पढ़ाई का स्थान बन जाता है। मतलब जहाँ अगर कुछ सीखना है तो सीखने वालों के लिए यही ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लैक बोर्ड के सामने ही बैठा हो। सीखने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए कहीं भी खड़े होकर के कुछ भी सीख सकता है, ये समझ लीजिए। तो मैं तो अपनी सिचुएशन बता रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन है, और उसको मैं काफ़ी हद तक एडजस्ट भी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी ही बच्चों की जो डिमांड है वो पूरी हो जाए। और जिस तरह से भी कोशिश करके जो भी है, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, ये समझ लीजिए कि मैं क्लास में अवेलेबल रहता हूँ। बस यही सबसे बड़ी बात समझिए कि जो मैंने कॉन्टीन्यूटी या रेगुलरिटी बना रखी है, तो मैंने सोच रखा है कि मतलब ऐसा करना ही करना है। उसमें कोई मतलब बाधा या रुकावट ना आने पाए। मैं चाहे जितना थका हूँ या किसी भी तरह की कोई सिचुएशन है, तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, वीडियो पहुँचना चाहिए, क्लास पहुँचनी चाहिए। बच्चे वेट कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ देखेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो इसलिए ये मेरा कहना था। बाकी देखिए, ऐसा होता है कि मैं तो एक टीचर हूँ, और मोटिवेट तो तुम लोगों के मोटिवेट करने से मैं मोटिवेट करता हूँ। जब तुम लोग कहते हैं कि सर कोई मोटिवेशनल लाओ, तो मैं मोटिवेशनल बना देता हूँ। और वो कैसे बन जाता है, क्या मैं कह जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि क्या हो जाता है। और मुझे आइडियाज़ नहीं होते हैं कि मुझे क्या बोलना है, ना कोई मतलब प्रिपरेशन है उसकी, ना ही मैं उसके कोई नोट्स बनाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। क्लास में भी आपने अक्सर देखा होगा, जो बच्चे पढ़े हैं मुझसे, कि उसमें क्या होता है कि कोई वजह मिल गई, फ्लो बन गया तो बोलता चला गया। बस ऐसा ही यहाँ पे होता है, कोई वजह बस माइंड पे आ गई कि मुझे इस विषय में बोलना चाहिए, तो फिर मैं बोलता चला जाता हूँ। तो जो मोटिवेशन आपको मिलता है और जो मैं सलाह के तौर पर जो देता रहता हूँ, तो उसमें ये होता है कि देखिए, मोटिवेटर जो होता है, जो सलाहकार होता है, उससे सलाहें मिलती हैं। मतलब उससे सलाह मिल सकती है आपको, लेकिन मंजिल नहीं मिल सकती। मंजिल तो अपनी मेहनत से मिलती है। इसलिए मेहनत अपनी बरकरार रखिए, और जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं सलाह के रूप में आपको देता रहूँगा। क्योंकि मैं अभी चाहता हूँ कि आपको किसी न किसी तरह की एडवाइस दूँ, और बच्चे उसका पालन करें, और जीवन में उसको धारण करके जिस तरह की वो सफलता चाहते हैं उस तरह की सफलता वो प्राप्त करें। तो मैंने यहाँ पर देखिए फिर कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं, और इनको लिखने का मेरा यही एक उद्देश्य रहता है कि जैसे कोई सिनोनिम्स पे आ गया, कोई एंटोनिम्स पे आ गया, या फिर कहीं पर कोई मीनिंग आ गई कन्फ्यूजिंग, एक लिख दिया कि नोटिसेबल क्या होता है या नोटेबल क्या होता है, इसकी मीनिंग दीजिए। तो आपको मीनिंग आती होगी तभी उसका क्लियर ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे।
तो ये कन्फ्यूजिंग है, इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ही खतरनाक होती है। मतलब जो कन्फ्यूज़न होता है वो बहुत ही घातक होता है। अगर एक बार मन में क्रिएट हो गया कन्फ्यूज़न तो उससे बच पाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो फिर कन्फ्यूज़ जब वो कर देता है तो फिर वो कन्फ्यूज्ड ही रहता है व्यक्ति। तो इस संबंध में मैं एक देखिए ये साबित करने के लिए कि कन्फ्यूज़न या मिसअंडरस्टैंडिंग कितनी ख़राब होती है, मैं एक घटना यहाँ पर आपको शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है वो कॉक एंड बुल स्टोरी हो, लेकिन मेरे माइंड पे आ गई तो मैं बोल देने में कोई हर्ज नहीं है। फिलहाल आप लोग ध्यान से सुनिए कि एक थोड़ा सा डल माइंड वाला एक व्यक्ति था, मतलब एक आदमी था, आदमी कहिए लड़का था, मतलब वो थोड़ा सा लूज माइंड का था, बहुत ज़्यादा ना तो बेवकूफ़ कहा जा सकता है, बिल्कुल एकदम मूर्ख पागल, और ना ही हम कहेंगे कि नहीं वो टैलेंटेड था, थोड़ा सा डल था वो। तो चूँकि घर का वो अकेला लड़का था, सारे रिश्तेदार और जो पास पड़ोस के लोग थे उनके माता पिता से कहा भाई लड़का बड़ा हो गया है और इसकी शादी कर दो। तो बोले भाई कोई लड़की मिलेगी तो शादी ज़रूर कर देंगे। तो खैर सबके प्रयासों से उसकी जो है शादी हो जाती है। शादी हो जाती, चलिए ठीक है, बहुत मतलब पुराने समय की घटना होती है, तो शादी हो गई। शादी हो गई तो कोई बात नहीं, अपना ससुराल हो गई उसकी। अब ऐसे चूँकि पहले क्या होता था, वो बहुत दिनों बाद जो है आना जाना हुआ करता था बहुओं का। तो काफ़ी दिन हो गए तो वो लड़का बोला अपनी माँ से कि माँ मैं ससुराल जाना चाहता हूँ। अब माँ ने सोचा ये थोड़ा सा लूज माइंड का है, नई नई रिश्तेदारी, ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ कर दे और रिश्तेदारी में कोई खटास पैदा हो जाए। तो बोला नहीं मैं तो जाऊँगा, मुझे जाना है। तो माँ ने फिर समझाया कि बेटा अगर जाना ही चाहता है तो चला जा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना। बोले क्या माँ? बोले देखो नई रिश्तेदारी है और तुम्हें ज़्यादा बातचीत का अनुभव है नहीं, तो इसलिए बहुत बड़ी बातें न करना और ज़्यादा बात मत करना। बस ये है कि जो वहाँ पर बात हो, जो कहें उसको बस हाँ ना में जवाब देना, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से बातें मत करना, पता नहीं तू बात कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो ज़्यादा बात नहीं करना वहाँ पर, बस हाँ ना में काम चला लेना। बोला ठीक है माँ। अब वो देखो वो चला गया, अपना ससुराल गया। जिस समय वो ससुराल गया तो आंगन में चारपाई पड़ गई, उसकी सासू माँ आ गई। तो पहले के ज़माना ऐसा था कि मतलब ससुराल से कोई भी जाता था बिटिया पर्दे में रहती थी, प्राचीन समय की प्राचीन संस्कृति और परंपरा। आजकल की बात नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको बैकफुट में जाना पड़ेगा। चला गया। अब देखिए यहाँ से ट्विस्ट कहानी का, बैठ गया भाई, उसकी सासू माँ पानी वानी लाई और पूछा कि बेटा और सब बढ़िया है? बोला हाँ। कहा कि वो पिताजी की तबीयत जो खराब चल रही थी वो ठीक हो गई कहना? तो कहा अस्पताल से घर आ गए क्या? कहा हाँ। तो कहा दवा ववा तो खा रहे होंगे, आराम तो मिल रहा होगा कहना? तो कहा खाना पीना तो अच्छा लग रहा होगा, कुछ दवा ववा खा रहे होंगे तो उसमें आराम तो मिला होगा कि नहीं मिला? तो कहा ना। तो कहें कि तो क्या ज़्यादा सीरियस है, तबीयत काफ़ी बिगड़ रही है क्या? कहा हाँ। तो कहा कि क्या मतलब कोई आराम नहीं मिल रहा? कहा ना। तो कहा कि क्या खाना पीना छोड़ दिया है का बिल्कुल? कहा हाँ। तो कहा कि अब देखो वो यहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। अब वो उससे कोई मतलब नहीं, उसको कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या कह रही है, मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना। वो तो जैसा उसकी माँ ने सिखा दिया था तो वैसे वो अपना बात कर रहा था। तो क्या बिल्कुल लास्ट स्टेज में? कहा हाँ। क्या बचने की कोई उम्मीद है नहीं? कहना। अब जैसे ये कहा कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो अब ये उसकी सासू माँ गणित लगा रही है, उससे क्या मतलब, उसको तो जैसा कहा था वैसा कर दिया। तो जैसे इतना कहा
तो उसकी सासू माँ अपना रोने लगी, भाई रिश्तेदारी का काम, हमदर्दी तो होती ही है। वो रोने लगी। जब वो रोने लगी तो जो उसकी बिटिया थी यानी उसकी वाइफ, वो भी आई और बैठकर अपना वो भी रोने लगी। पुराने जमाने में ये होता था कि नहीं सपोर्ट करना है, कारण क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। देहातों में ये प्रथा हुआ करती थी। तो वो बिटिया आई अपना, वो भी माँ रो रही है समझे, वो भी रोने लगी। अब जब वो रोने, दो लोग रोने लगे तो आवाज़ जो है पास पड़ोस में चली गई। तो पास पड़ोस वालों का भी मतलब पुराने हिसाब से गली मोहल्ले में गाँवों में ये सहयोग की भावना होती थी कि मतलब कोई काम कर रहा है, खुशी का समय है तो खुशी में शेयर हो रहे, दुख का है तो दुख में। तो अगल बगल की महिलाएं आई और वो आती गई और बैठ के अपना रोना शुरू कर दी। उनको भी मतलब नहीं ये वजह कि नहीं ये क्यों रो रही, थोड़ा पूछ ले क्या मतलब, आई वहाँ पर बैठ के रोने लगी। ये देखिए एक मतलब थोड़ा सा प्राचीन समय का कोऑपरेशन, किस तरह का सहयोग। और जब वो रोने लगी तो जो भी आवे बस बैठते जाए बस रोना शुरू, बैठते जाए बस रोना शुरू। वो बोले कि इनके घर में दुख है तो मतलब हमारे भी आंसू आने चाहिए, हम भी सहयोग कर रहे हैं इनके दुख में। ऐसे ऐसे करके उनका सारा आंगन भर गया पूरा। और देखो उससे कोई मतलब नहीं, वो अपना चुपचाप बैठा है, उसको क्या मतलब, उसको मालूम ही नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जब उसको इतना आइडिया नहीं था, उसका इतना माइंड ही नहीं था, तो वो अपना चुपचाप बैठा है और देख सब कुछ रहा है। अब जब पूरा आंगन भर गया, दरवाजे तक महिलाएं भर गई, सब रो रही है, तो एक बुजुर्ग गांव के जो है उस गली से निकले। और जब वो निकले तो जब देखा ये माहौल है, ये दृश्य है, ये रो रही है, पूरा घर भरा है, क्या हो गया इनके यहाँ। तो चूंकि वो अनुभवी व्यक्ति थे, उन्होंने पास बैठी बुढ़िया से पूछा, अरे दादी क्या रो रही है? बोले पता नहीं बउआ, ये रो रहा है तो हम और रो रहे। तो वो आगे बढ़ा, बोले क्या बात है? बोले मालूम नहीं। बोले अजीब औरतें हैं यार, इनको रो रही है, इनको पता ही नहीं है। तो ऐसे पूछते पूछते सीधे पहुंचा, मेन सेंटर में पहुंचा। तब उसकी सास से उसने पूछा कि क्या बात है, क्या रो रही हो, क्या बात है? बोले ये लाला है, तो वहां से खबर लाए कि इनके पिताजी के बचने की कोई उम्मीद नहीं। बोले अच्छा। तो वो अपना उससे पूछ बैठे, क्या बात है, क्या खबर लाए हो? कहा हम तो कोई खबर नहीं लाए। कहा भरी क्या रो रही? कहा हमने तो कुछ कहा नहीं ना, हमने कुछ कहा ना, हमने ऐसा कुछ कहा कि हमारे पिताजी की तबीयत खराब है। बोले वो तो यही बात करती रही और हमारी तो अम्मा ने ये कह दिया था कि हाँ ना मैं अपना जवाब देना, तो हम अपना वही करते रहे, बाकी हमने इन्होंने क्या गणित लगा लिया, हमें कुछ पता नहीं। बोले यार अजीब आदमी हो। तो देखिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग का होता है फर्क और असर, कि किस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, किस तरह से गलत फहमी हुई और पूरा मोहल्ला मतलब पूरा रोने लगा, आंगन भर गया और किस तरह की स्थिति और कंडीशन हो गई। तो मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलत फहमी का असर बहुत बुरा होता है। ये एक बार अगर अटैक किसी के माइंड में करता है तो एक तो दूर बहुत मुश्किल में होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जिसमें से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आज की क्लास काफ़ी यूजफुल रहेगी। तो देखिए आर्टफुल लिखा है, आर्टफुल, और यहाँ पर देखिए आर्टिस्टिक लिखा है। तो आर्टफुल का मतलब होता है क्लेवर, चालाक। जैसे बोलते नहीं है कि बहुत बड़े कलाकार हो, जैसे ऐसे बोल देते हैं, तो उसका मतलब होता है आर्टफुल, मतलब क्लेवर, चालाक। उसको देखो, चालाक आदमी को कलाकार, उसको भी कलाकार कहा जाता है, क्योंकि वो चालाकी में बात बनाने में बहुत कलाकार होता है, उसको आर्टफुल कहते हैं। आर्टिस्टिक का मतलब होता है कलात्मक। कलात्मक का मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु, ऐसा दृश्य, ये जो भी कुछ हो जो कला का बोध कराता हो, किसी चीज से इस बात का पता चलता हो कि हाँ इसमें कला का बोध हो रहा है, कला का एहसास हो रहा है, वो आर्टिस्टिक होता है। आर्टिस्टिक चाहे नेचर हो या आर्टिस्टिक कोई भी चीज हो, वो आर्टिस्टिक कलात्मक है। और आर्टिस्ट माने कलाकार। कलाकार का मतलब होता है छविकार, यानी जो चित्रांकन बहुत बढ़िया करता हो वो है आर्टिस्ट। और ये आर्टिस्ट इसका मतलब भी होता है कलाकार, लेकिन इसका मतलब होता है वो कलाकार जो मतलब ये
फाइन आर्ट्स और लिटरेचर का कलाकार होता है, वो कलाकार होता है। और इस आर्टिशन का मतलब होता है कारीगर। कारीगर का मतलब होता है हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट। तो यहाँ देखिए कलाकार, यहाँ पर ये जैसे आर्टिस्ट लिखा हुआ है, ये अभिनेता से संबंधित है। और ये जो है कवि या लेखक जैसे होते हैं, ये मतलब होता है, ये परफॉर्मेंस के लिए होता है। कोई भी मंच पर कोई चैरिटी शो में अपना शो कर रहा है तो वो चीज़ है। और ये आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, जो लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स, कवि और लेखक, गद्य रचना, कविताएं लिखने वाले, ये होता है। और ये आर्टिशन मतलब हैंडीक्राफ्ट, जैसे कोई मूर्तियों का कलाकार है, मूर्ति बनाता है, हाथ से कुछ हस्तशिल्प तैयार करता है, ये वो कारीगर, उसको कहते हैं आर्टिशन, कारीगर। एग्जॉस्टिंग का मतलब होता है टायरिंग। टायरिंग का मतलब जैसे हम कहते हैं इसको बोरिंग। बोरिंग मतलब बहुत ही थकाऊ, उबाने वाला, बहुत बोरिंग जिसको कहते हैं, डल एंड नीरस। एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है डिटेल्ड। डिटेल्ड का मतलब जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा विस्तृत, बहुत बड़ा, विस्तार पूर्वक, उसको कहते हैं एग्जॉस्टिव। बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है जिसमें, वो एग्जॉस्टिव हो गया, बड़ा मतलब। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है टायर्ड, टायर्ड। और टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। देखिए इसमें और इसमें फर्क है। टायरिंग वो चीज है जो आपको थकाती है, और ये टायर्ड का मतलब होता है कि आप थके हुए हो, ये एग्जॉस्टेड का मतलब है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, अपवाद। और अपवाद का मतलब है कि जैसे हम कहते हैं कि देयर इज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। सभी भाषाओं में हर नियम के प्रति कोई ना कोई अपवाद होता है, वो है एक्सेप्शन, अपवाद। और ये एक्सेप्शनल का मतलब होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और इसका मतलब है, मतलब कोई अद्भुत, यूनिक कोई चीज, एक्सेप्शनल। जैसे ही इज द मैन ऑफ एक्सेप्शनल मेमोरी, मतलब अद्भुत स्मृति का आदमी है, मतलब बहुत ही लार्ज टू एक्सटेंट। तो मतलब ये हो गया कि बहुत ज्यादा स्मृति वाला आदमी, बड़ी तेज स्मृति है, बड़ी अद्भुत स्मृति है, मतलब सब कुछ बहुत जल्दी याद हो जाता, तो वो एक्सेप्शनल कहा जाता है उसको। और एक्सेप्शनेबल का मतलब होता है ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शनेबल। और ऑब्जेक्शनेबल का मतलब होता है आपत्तिजनक। मतलब डोंट मेक एन ऑब्जेक्शनल रिमार्क टू एनीवन, यानी किसी के प्रति कोई आपत्तिजनक टिप्पणी मत करो, उसको एक्सेप्शनल कहते हैं। ये यानी एक्सेप्शनेबल कहते हैं। ये एक्सेप्शनल मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी या यूनिक हो जाता है, ठीक है, मैचलेस जिसको कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्शनेबल, आपत्तिजनक। तो देखिए एक बार फिर, अपवाद और एक्सेप्शनेबल का मतलब अद्भुत, अनोखा, और एक्सेप्शनेबल का मतलब ऑब्जेक्शनेबल, आपत्तिजनक। फिर देखिए कॉन्शियस माने अवेयर, जो मतलब जागरूक होता है, जागृत होता है, होशियार रहता है, हमेशा किसी चीज की जानकारी रहता है, वो होता है कॉन्शियस। और ये कंसाइंस, इनर वॉइस। इनर वॉइस का मतलब जैसे हम इसको अंतरात्मा भी कह देते हैं, इनर सोल। और ये कंसेंसस का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आम सहमति। देखिए ये वर्ड्स पर गौर करना है, मीनिंग तो मैं बता ही रहा हूं, ये वर्ड्स पर गौर करना है कि ये वर्ड्स कैसे, क्योंकि देखिए इनमें बहुत ज्यादा समानता है। देखिए ये देखो आप, आर्टफुल, आर्टिस्टिक, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, आर्टिशन, ऐसा नहीं है कि अगर ये सामने मिल जाए तो कोई कंफ्यूज होगा नहीं, एक बार तो सोचना पड़ेगा। इसकी वजह से एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनेबल, एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टेड, मतलब क्या वर्ड कलेक्शन है। और अगर ये आपको कंफर्म हो गया, और देखिए कंफर्म एक बार में तो हो ही नहीं सकता, ये ऐसी चीज है, इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा। और ये कहीं भी अगर आ जाते हैं और किसी पैराग्राफ में आ गए तो पता चला आप एग्जॉस्टिंग का अर्थ एग्जॉस्टिव से निकाल रहे हैं, पता चला आप एक्सेप्शनल का अर्थ एक्सेप्शनेबल से निकाल रहे हैं। तो कितना अमेजिंग है ये, इसलिए इसको समझना है।
तो यहाँ पर कॉन्शियस माने अवेयर, कॉन्साइंस माने इनर वॉइस, और कंसेंसस माने होता है जनरल एग्रीमेंट, और ये होता है कंसेंसियस। और कंसेंसियस का मतलब होता है ऑनेस्ट यानी ईमानदार, जिसको हम स्क्रप्लस भी कहते हैं। स्क्रप्लस मतलब ऑनेस्ट, ऑनेस्ट या स्क्रप्लस ईमानदार मतलब सच्चा आदमी। अब यहाँ पे है नोटेबल। नोटेबल का मतलब होता है क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल, या हम कह सकते हैं रिमार्केबल, जिसको हम उल्लेखनीय कहते हैं। नोटेबल जिसको हम ध्यान देने योग्य, जैसे तो वो रिमार्केबल वही होता है, उल्लेखनीय जिस पर ध्यान दिया जाए, तो ये उल्लेखनीय नोटेबल। क्रेडिटेबल जिसको हम एक सम्मान देते हो, प्रतिष्ठा करने लायक हो, सम्मान देने लायक हो, वो है नोटेबल। और नोटिसेबल, नोटिसेबल का मतलब होता है इजी टू नोटिस, इजी टू नोटिस मतलब आसानी से जिस पर हम ध्यान दे सके वो नोटिसेबल है। आसानी से जिसको हम नोटिस कर सके, हमारा ध्यान आसानी से चला जाए, वो नोटिसेबल है। और नोटोरियस का सभी जानते हैं, फेमस इन बैड डीड्स मतलब जो फेवरेबल नहीं होता, अनफेवरेबल होता है, और फेमस होता है। फेमस लेकिन अनफेवरेबल, समाज को फेवर नहीं करता है, इसका मतलब फेमस इन बैड डीड्स, उसको नोटोरियस बोलते हैं, हिंदी में कुख्यात भी कह सकते हो। इसके बाद नोटेड, और नोटेड का मतलब होता है फेमस, फेमस कह सकते हैं नोटेड का मतलब। तो नोटेड का मतलब जैसे हम कहते हैं ही इज अ नोटेड लीडर, प्रसिद्ध नेता है वो, तो नोटेड ऐसे कहा जा सकता है। यहाँ पर डिफरेंस का मतलब सभी जानते होंगे, अंतर होता है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सम्मान होता है, यानी ऑनर होता है, इसका मतलब रेस्पेक्ट भी होता है। और डिफरमेंट का मतलब होता है पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोनमेंट। अब पोस्टपोन का मतलब, पोस्टपोनमेंट का मतलब होता है टालना। डिफर माने टालना होता है, तो डिफरमेंट माने हो गया वही टालना, अर्थात वो प्रक्रिया हो गई। डिफरमेंट नाउन है, डिफर माने वर्ब यानी टालना हो गया, डिफरमेंट पोस्टपोनमेंट माने स्थगित करने की प्रक्रिया को पोस्टपोनमेंट या डिफरमेंट कहते हैं। डेजर्ट यानी सैंडी लैंड को डेजर्ट कहते हैं, यानी रेगिस्तान, लेकिन ये नाउन है। अब देखिए ये दोनों की स्पेलिंग एक जैसी है, लेकिन इनके दो अर्थ होते हैं। ये डेजर्ट नाउन है, अगर इसको नाउन के रूप में लेंगे तो वो सैंडी लैंड है यानी रेगिस्तान है, और इसको अगर वर्ब के रूप में लेंगे तो इसका मतलब है लीव, और लीव का मतलब होता है छोड़ना। जैसे हम किसी जो सॉलिट्यूड या मतलब वैसा प्लेस होता है लोनलीनेस, तो हम उसको डेजर्टेड एरिया कहते हैं। डेजर्टेड एरिया का मतलब ये बंजर है, बीहेड है और वीरान है, यहाँ कोई नहीं रहता, तो वो होता है मतलब एबांडन्ड प्लेस, मतलब किसी तरह से उसको पब्लिक के द्वारा लीव कर दिया गया, छोड़ दिया गया है, तो वो डेजर्ट मान्य होता है छोड़ देना। और ये डेजर्ट मान्य होता है कोई स्वीट डिश, मतलब लंच में है, ब्रेकफास्ट में है, इस तरह से उसको डेजर्ट, मतलब कोई भी व्यंजन हो स्वीट डिश को डेजर्ट कहते हैं। स्पेलिंग की वजह से यहाँ पे लिख दिया गया है। अब कॉप्स, डेड बॉडी ऑफ ए पर्सन, डेड बॉडी ऑफ ए पर्सन किसी व्यक्ति का यानी मैन, और ये कॉप्स का मतलब होता है बॉडी ऑफ ट्रूप्स, और बॉडी ऑफ ट्रूप्स का मतलब होता है सेना की टुकड़ी, बॉडी ऑफ ट्रूप्स का मतलब है। और ये कार्कस का मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ एनिमल, डेड बॉडी ऑफ एनिमल, ठीक है। इसके बाद देखिए क्रेडिटेबल, वही प्रतिष्ठित, जैसे यहाँ पे आपने नोटेबल देखा, प्रतिष्ठा के योग, उसको क्रेडिटेबल कहते हैं। क्रेडिट माने सम्मान या प्रतिष्ठा होता है, तो क्रेडिटेबल। और क्रेडिबल, क्रेडिबल माने विश्वसनीय, विश्वसनीय यानी बिलीवेबल, वो होता है क्रेडिबल। और क्रेडुलस का मतलब होता है सिंपल, सिंपल मतलब आर्टलेस, आर्टलेस का मतलब जिसमें कोई चालाकी नहीं होती है, बिल्कुल सीधा साधा होता है, जिसको हम अबोध की श्रेणी में लेते हैं। जैसे चिल्ड्रेन आर आर्टलेस, बच्चे अबोध होते हैं, उनमें कोई होशियारी या चालाकी नहीं होती है, वो को अपने घर की बात आराम से दूसरों को बता देते हैं, मतलब कोई चालाकी नहीं, आर्टलेस, वो अबोध होते हैं, उसको कहते हैं क्रेडुलस। अब देखिए कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, जिसको हम कहते हैं प्रिजर्वेशन, किसी चीज को कंजर्व करना, जैसे वाटर कंजर्वेशन है, जल संरक्षण है,
इसी तरह से सॉइल कंजर्वेशन यानी मृदा संरक्षण है। तो किसी भी चीज़ को सेव करना, प्रिजर्व करना, उसको कंजर्वेशन कहते हैं। और ये कंजर्वेटिज्म, और कंजर्वेटिव का मतलब होता है ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है रूढ़वादिता। रूढ़वादिता का मतलब होता है जो प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों पे विश्वास करता हो। वो हमारे ज़माने में ऐसा होता तो हम ऐसे ही करेंगे, मतलब कुछ लोग ऐसे मतलब कह के और अपने बहुत 10-20-50 साल पुरानी रीति रिवाजों पे चलने के लिए आदी होता है, तो उसको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, और उस प्रक्रिया को या उस हैबिट को ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं। और कंजर्वेटिव है, अगर कंजर्वेटिव तो फिर रूढ़िवादी हो गया, उसको हम ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पर्सनल, सभी जानते होंगे पर्सनल का मतलब होता है प्राइवेट यानी व्यक्तिगत, और ये पर्सनल लिखा होता है तो ये पर्सनल का मतलब होता है वर्किंग स्टाफ, यानी किसी भी संस्था में, किसी भी फर्म में जहाँ कोई कर्मचारियों का जो समूह होता है उसको वर्किंग स्टाफ कहते हैं। और ये वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, ये उसी को पर्सनल कहते हैं। तो ये होता है आपका वर्किंग स्टाफ। तो चूँकि काफ़ी टाइम भी हो रहा है और मुझे वो कहानी सुनानी पड़ी, तो 2-4-5 मिनट उसमें चले गए। सो एंजॉय दिस क्लास ऑफ टुडे एंड सी यू अगेन टुमारो। फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि जैसे भी बनेगा, जिस तरह भी बनेगा, मैं तुमको कोई ना कोई चीज़ अवेलेबल कराता रहूँगा। अब ये मुझे पता नहीं कि तुम उसको पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, क्या करते हो। हाँ, लेकिन ये है कि उपयोगी चीज़ें भी आएंगी। अब ये अगर हम ये कहते हैं कि क्या ये उपयोगी नहीं है, ये तो बहुत ही मोस्ट यूज़फुल है, जो कि आपको आना चाहिए। हालांकि इससे पहले वाले क्लास में मैंने आर्टिकल उठाया था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा और कुछ कम्पिटिटिव लेवल का ले लेता हूँ, इसलिए मैंने बच्चों के लिए लिया ताकि वर्ड पावर उनका मजबूत हो। और अगले वीडियो में या अगली क्लास में हो सकता है मैं आर्टिकल को आगे बढ़ा दूं, और या फिर कोई और दूसरा टॉपिक मन में आ जाएगा तो वो भी चलेगा, क्योंकि मुझे तो दोनों वर्ग के बच्चों को सस्टेन करना, संभालना है, उनको मैनेज करना है। क्योंकि मैं ये मानकर चलता हूँ कि कोई बच्चा अगर मुझ पर इतना भरोसा करता है तो मैं उन सभी को कुछ ऐसा करूं जिससे उनके लाभ हो, किसी न किसी चाहे आंशिक हो या पूर्ण हो, जैसा भी हो उन्हें लाभ मिलना चाहिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए खुश और मस्त रहिए।